सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। जी हां, भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदे 2 और भारतीय टैंकरों ने सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। युद्धग्रस्त क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग को वैश्विक व्यापार के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। दोनों टैंकरों ने युद्ध की स्थिति वाले संवेदनशील समुद्री मार्ग को बिना किसी नुकसान के पार कर लिया है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किस तरीके से महाशक्तियां नतमस्तक होती हुई नजर आ रही है और बाहर भारत को अगर देखिए बात की जाए यहां पर तो एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदे 2 और भारतीय टैंकरों ने सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है और बाकायदा इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। युद्धग्रस्त क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग को वैश्विक व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। दोनों टैंकरों ने युद्ध की स्थिति वाले संवेदनशील समुद्री मार्ग को बिना किसी नुकसान के पार कर लिया है। तो भारत के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। जहां एक ओर पश्चिम एशिया, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी सैन्य संघर्ष की आग में झुलस रहा है, तो वहीं लेह लद्दाख से एक तस्वीर सामने आई है। जी हां, ईरान के युद्ध प्रभावित नागरिकों की मदद के लिए लेह में इन दिनों व्यापक स्तर पर दान अभियान चलाया जा रहा है। इस राहत अभियान में लद्दाख के लोग अपनी सामर्थ्य से बढ़कर योगदान दे रहे हैं। दान केंद्रों पर न केवल नगद राशि बल्कि लोग अपने कीमती सोने चांदी के आभूषण और साथ ही अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी युद्ध पीड़ितों की सहायता के लिए सौंप रहे हैं। इस अभियान का सबसे भावुक पल तब आया जब एक छोटी बच्ची ने संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए अपना सालों से जमा किया हुआ गुल्लक तोड़ दिया। बच्ची के इस मासूमियत और निस्वार्थ सेवा भाव ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले कश्मीर से भी ईरान के लोगों के लिए मदद भेजी गई थी, जिसके बाद ईरान ने भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया और जब ईरान ने हमले किए तो उन मिसाइलों पर थैंक्स इंडिया लिखा हुआ देखा गया था। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आई हैं लेह से, ये तस्वीर है जहां पर देखिए किस तरीके से दान अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। लोग आगे आ रहे हैं ईरान की मदद के लिए और बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है। देखिए, लोग अपना कीमती सामान, जैसे देखिए सोने चांदी के कुछ बर्तन भी देखे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे आभूषण है जिनकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा है। यानी कि जिसके पास जो भी सामान है, पैसों के अलावा कीमती धातु जो भी हैं वो सब कैसे लेकर आ रहे हैं और दान करते नजर आ रहे हैं। तो मुसीबत की घड़ी में ये राहत अभियान शुरू किया गया है। ईरान की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं और भावुक कर देने वाला पल तब आया जब देखिए कैसे एक छोटी सी बच्ची ने जो सालों से अपना गुल्लक जमा कर रही थी, भर रही थी, उसको कैसे वो लेकर पहुंची, इस अभियान में शामिल हुई और उस गुल्लक को ईरान की मदद के लिए उसने तोड़ा और जितने भी पैसे उससे निकले वो सब ईरान के लिए वो दिए उसने। और कैसे जो हाथ बढ़ाया है उसने मदद का, वो काफी भावुक कर देने वाला पल साबित हुआ। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की मेजबानी कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने क्षेत्रीय मुस्लिम देशों के अपने समकक्षों के इस्लामाबाद में मेजबानी की है और इस अहम बैठक में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री पहुंचे थे, जिसमें ईरान युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद इशाक डार ने यह कहा कि संघर्ष के व्यापक और स्थायी समाधान के लिए आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत की मेजबानी करना और उसमें मदद करना पाकिस्तान के लिए गर्व की बात होगी। हालांकि बैठक के बाद जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो रही है। इसका एक अहम संकेत इस्लामाबाद में हो रहे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अचानक से खत्म हो जाना है। जी हाँ, ये जो सम्मेलन है वो 29 और 30 मार्च को 2 दिनों के लिए तय किया गया था, लेकिन ये एक ही दिन में खत्म हो गया। इसका घोषित मकसद अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत के लिए मध्यस्थता का ढांचा तैयार करना था। वहीं केंद्र सरकार ने केरोसिन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राशन की दुकानों पर मिलने वाला केरोसिन अब पेट्रोल पंप पर भी मिल सकेगा।
सरकारी तेल कंपनियां अब तय किए गए पेट्रोल पंपों से कैरोसिन रख और बांट सकेंगी। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेंगे जहां पर यह सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5000 लीटर तक कैरोसिन रखा जा सकेगा। सरकार ने सप्लाई आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों में ढील दी है ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय पर पहुंच सके। सरकार ने यह फैसला जो है वो अमेरिका इजराइल के ईरान संघर्ष के कारण लिया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण भारत में गैस, पेट्रोल, डीजल की कमी है। केंद्र सरकार लगातार मौजूदा हालात पर चिंता जता रही है, लेकिन देखिए ये राहत की खबर जरूर है कि केंद्र सरकार का ये जो एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है कैरोसिन को लेकर कि अब जहां पर देखा जाता था पहले ये कैसे दुकानों पे मिलता था राशन की, लेकिन अब ये पेट्रोल पंप पर भी मिल सकेगा और इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो कुछ पेट्रोल पंपों को चिन्हित करेंगे और ये कहा जा रहा है कि हर जिले में एक लगभग 2 पेट्रोल पंप चिन्हित किए जाएंगे और वहां पर ही जो कैरोसिन है वो लोगों को भी मिल सकेगा। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन ने रविवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं संजय सरावगी आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार को इस्तीफे का कागजात सौंपेंगे क्योंकि नितिन नवीन असम में चुनाव प्रचार में व्यस्त है और इसीलिए वो खुद मौजूद नहीं हो सके। फिलहाल आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया। वे पटना की बांकीपुर सीट से विधायक थे। अब उनके इस्तीफे के बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई है। वहीं अब जल्दी नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफे के बाद भी नीतीश कुमार 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हो जाएगा, समय पर सारी चीजें होनी है। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इस्तीफा हो जाएगा। कल ही वो जो असम जा रहे थे, उनको असम जाना था, वो मन की बात सुननी थी, तो कल ही मुझे अपना इस्तीफा देकर गए हैं। तो आज इस्तीफा हो जाएगा समय पर। तो वहीं संसद के दोनों सदनों के लिए आज का दिन बेहद ही अहम रहने वाला है। लोकसभा में आज देश को वामपंथी उग्रवाद यानी कि नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ये बहस ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय कर रखी है और ये डेडलाइन समाप्त होने में अब सिर्फ एक दिन बाकी है। लोकसभा सचिवालय ने इस विषय को नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया है और इस नियम के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा होती है जिसमें कि मतदान नहीं कराया जाता है, लेकिन सरकार को चर्चा का जवाब देना अनिवार्य होता है और ऐसे में ये बहस सरकार के दावों और जमीनी हकीकत दोनों की परीक्षा मानी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने देर रात संयुक्त राज्य उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की फाइनल रिजल्ट घोषित कर दी और इस परीक्षा में नेहा पांचाल ने टॉप किया है, जबकि दूसरे स्थान पर यूपी की अनन्या त्रिवेदी और तीसरे स्थान पर अभय प्रताप सिंह रहे। तो वही टॉप 10 में 6 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से 4 महिलाएं यूपी की हैं। आयोग के मुताबिक 24 श्रेणियों के लिए कुल 947 पदों पर भर्तियां की जानी है, लेकिन परीक्षा में कुल 932 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया और ऐसे में उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण व्यवस्था अधिकारी का 1 पद और व्यवस्थापक के 14 पद खाली रह गए हैं। आपको बता दें कि कुल 932 चयनित अभ्यर्थियों में से 613 पुरुष और 319 महिलाएं हैं। महिलाओं की सफलता रेट जो है वो 34.22% है और इससे पहले पीसीएस 2023 में चुने गए 251 अभ्यर्थियों में से 167 पुरुष और 84 महिलाएं थी, जिसमें महिलाओं की सफलता दर जो था वो लगभग 33.46% रही है। सुल्तानपुर के अकनगर थाने में तैनात इंस्पेक्टर अरुण त्रिवेदी को सरकारी आवास में गोली लग गई। जी हां, गोली उनके सीने को चीरते हुए कंधे में फंस गई। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आज उनकी सर्जरी की जाएगी। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर क्राइम अरुण त्रिवेदी थाना परिसर में ही सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। एसपी चारू निगम ने बताया है कि ये एक हादसा है। वो अपने कमरे में सामान रख रहे थे, तभी ये घटना हुई। खुद ही अपने घाव को हाथ से दबाकर बाहर आए। थाने के सिपाही और दरोगा से मदद मांगी। दरोगा कन्हैया पांडे तुरंत उन्हें लेकर लखनऊ पीजीआई पहुंचे, जहां पर उनका जो इलाज है वो जारी है।
अलीगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन कराने आई महिला की मौत हो गई है। इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और इस दौरान हालत इतनी बिगड़ने पर हाथापाई तक पहुंचे। जी आपको बताना चाहिए, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और साथ ही पुलिस ने परिजन और अस्पताल प्रशासन से बात भी की। पुलिस के अफसरों ने परिजन को जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज से महिला की जान गई है। तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मरीज को पथरी के ऑपरेशन से पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, इसके बाद हृदय की गति रुक गई। सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल घटना क्वारसी थाना क्षेत्र के धौरा इलाके की बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि पार्टी ने अपनी लिस्ट में 284 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया है, तो वहीं पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व सांसद मौसम नूर मालतीपुर से चुनाव लड़ेंगी। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।